तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या समझेंगे, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक ना, या एल्गोरिथम, सॉरी लेमा या एल्गोरिथम है, उसे हम लोग समझेंगे बेसिकली अपने रियल लाइफ में। वो तो डेफिनेशन हम लोग देख लिए, ठीक ना। अब देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो या लेमा जो था वो क्या था, a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ये तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन बेसिकली कंसेप्ट यहाँ क्लियर नहीं होता है कि क्या जीरो से बड़ा हो, जीरो से आर बड़ा होगा, और जीरो से या तो आर बड़ा होगा या फिर जीरो के इक्वल में आर होगा, और फिर आर से ग्रेटर वैल्यू होगा किसका, बी का। तो हम लोग एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखो आप डिवाइड जब करते हो तो डिवाइड करते हो, यहां पर आ जाता है डिवाइजर, ठीक ना, यहाँ पे डिवाइजर आ जाएगा, यहाँ पे डिविडेंड आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कोशिएंट, ठीक ना। और जो बचता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग लिख देंगे रिमाइंडर, ठीक ना, यही है। अब देखो यहाँ पे b से कभी भी वैल्यू बड़ा नहीं हो सकता है r का, मतलब कि r से हमेशा वैल्यू बड़ा होगा b का। b इज मतलब कि डिवाइजर, ये हम लोग यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, ये b होता है, ये पूरा a होता है, इसे एज अ रीड किया जाता है कोशिएंट, और इसे एज अ रिमाइंडर। तो आप जब देखोगे यहाँ पर कि रिमाइंडर जब भी किसी भी चीज का बचता है तो रिमाइंडर या तो जीरो बचेगा या फिर हमेशा लेस देन b ही होगा रिमाइंडर। एज ए एग्जाम्पल अभी हम लोग लेंगे, या तो जीरो होगा तो जीरो के इक्वल में हो गया, और जीरो से बड़ा होगा तो आर का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर को। जैसे एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लो, अगर हम लोग लेते हैं 4 से 23 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 से 23 को डिवाइड किया जाता है, तो 4 5 टाइम्स में जाएगा, ये 20, बचा रिमाइंडर कितना 3। अब देखो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 4 है, और आप रिमाइंडर का अगर वैल्यू देखोगे 3, यहां कह सकते हो b इज ग्रेटर देन r। सिंपल लॉजिक यहाँ पे आता है निकलकर कि b जो होगा वो r से क्या होगा, ग्रेटर होगा, मतलब कि रिमाइंडर जो भी बचेगा वो हमेशा डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा होगा। अब 23 लिए सपोज दैट हम लोग ले लेते हैं 4 से डिवाइड करते हैं 24 को ही लेते हैं, एक से रियली नंबर से आप लेके समझ सकते हो। तो 5 टाइम 6 टाइम्स में आप दोगे, 6 टाइम्स में 24 लोगे, तो यहाँ जीरो आ जा रहा है। अब देखो आप डिवाइजर कितना है, 4 है डिवाइजर, रिमाइंडर कितना है, जीरो है, तो हम लोग कह सकते हैं r इज स्मॉलर देन b, ठीक ना। ये कहानी हम लोग को समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग 4 से डिवाइड कर दिए 25 को, 4 से 25 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 टाइम्स में 24 कैंसल, रिमाइंडर बचा 1, यहाँ पर मेरा क्या हो गया, b हो गया एज ए 4, डिवाइजर एज ए 4, और रिमाइंडर क्या हो जाता है, रिमाइंडर 1 हो जाता है। तो सिंपल सा एक लॉजिक यहाँ समझ में आता है। फिर से मेरा क्या मिला, फिर से r इज स्मॉलर देन b, ठीक है। अब कंपैरिजन एक और हम लोग लेते हैं, यहाँ पे अगर 4 से 25 लिया, 26 सपोज दैट, चलो ले लेते हैं, तो यहाँ पे 6 टाइम में 24 आ जाएगा, बचेगा रिमाइंडर क्या, तो b मेरा 4 है और रिमाइंडर मेरा क्या है 2। तो यहाँ भी कह सकते हो आप डिवाइजर इज स्मॉलर, डिवाइजर इज ग्रेटर देन इट्स रिमाइंडर, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सारा चीज देख लिए। अब देखो कि अगर सारा चीज को नोटिस करते हैं तो हर जगह एक चीज तो क्लियरिटी मिल रहा है। यहाँ पे फर्स्ट केस अगर लिए, कोई भी नंबर लेकर आप किसी भी तरह के डिवीजन कर सकते हो और उसमें देख सकते हो, ऑब्जर्वेशन में आपको सिंपल मिलेगा कि देखो ये चीज कॉमन है कि रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इज स्मॉलर देन इट्स डिवाइजर, रिमाइंडर इज स्मॉलर देन इट्स डिवाइजर। यहाँ भी अगर देखिए सारे केस में हम लोग चारों केस में देख चुके कि डिवाइजर जो होगा हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा और रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा हो जाएगा। तो ये तो हम लोग अगर इसको करते तो ये तो मेरा प्रूफ हो गया, हम लोग एज एग्जांपल देख लिए। अब देखो आप यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट यहाँ रिमाइंडर का वैल्यू देखते हैं, इन सारे केस में रिमाइंडर का वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर आप रिमाइंडर देख रहे हो क्या आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है। फिर यहाँ अगर रिमाइंडर देखा जाए वो 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर देखा जाए 1 आ रहा है, फिर यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर एक और एग्जांपल ले ले, जैसे 26 के बाद 28 ले लेते हैं हम लोग, 27 पहले ले लेते हैं ताकि एग्जाम क्लियर हो जाए हम लोग का कंफ्यूजन। तो ये मान लेते हैं हम लोग का 6 टाइम में 24 3,
ऑलरेडी पहले भी 3 आ चुका है रिमाइंडर, ठीक ना, तो 3 यहाँ भी ले लेते हैं, लेकिन ले चुके हैं तो इसको लेना जरूरी नहीं है, फिर से एक और ले लेते हैं हम लोग। सपोज दैट यहाँ ले लो 4 से अगर 28 को ले लेते हैं, 28 को ले लेते हैं, 7 टाइम्स में 28 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास 0, तो 0 ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही मेरा 3 आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रहा है रिमाइंडर का, क्योंकि डिवाइजर मेरा 4 है, रिमाइंडर मेरा 3 आ रहा है, उसके बाद तो 4 इक्वल हो जाएगा, जबकि यहाँ कह रहा है कि ये दोनों तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है। और पॉसिबल वैल्यू देखो रिमाइंडर का हमेशा पॉसिबल वैल्यू क्या होता है, रिमाइंडर का हमेशा पॉसिबल वैल्यू इस डिवाइजर से स्मॉलर होगा। लेकिन ये भी याद रखो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या डिवाइजर से ही छोटा वैल्यू होगा। डिवाइजर मेरा क्या था, बी मेरा क्या था, तो 4 था। देखो अब यहाँ पर आर का पॉसिबल वैल्यू अगर इसको ऑर्गेनाइज्ड कर दे ठीक से, तो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, क्योंकि डिवाइजर मेरा 4 है। तो आई थिंक ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों यहाँ 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर से बड़ा हो सकता है डिवाइजर, ठीक ना। तो ये चीज अब देखो, सपोज वी डिवाइड 117 बाय 14, अब डिवाइड करते हो, सिंपल सा डिवीजन, 117 को अगर 14 से डिवाइड किया जाए 100, तो हम लोग कह सकते हैं 14 8 जा 112, रिमाइंडर क्या बचा 5। अब इस चीज को हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि कैसे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डिवीजन को इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम। ये डिवीजन है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेकिन इसी को हम लोग एल्गोरिथम में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो मान लो कि हम लोग इस दोनों का क्या करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम लोग लिखेंगे 14 इंटू 8 और प्लस जो भी वैल्यू आएगा उसमें इस रिमाइंडर को ऐड करना है। तो यहाँ पे इस रिमाइंडर को ऐड कर दिया। आप देखोगे इन सारे को अगर देखोगे ये किसका वैल्यू होगा, तो ये हमारा ए जो डिविडेंट था उसका वैल्यू हो जाएगा। ए डिविडेंट कितना है 1117। अगर यहाँ पर फिर से देख ले 1117, पहले मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बोथ मास, तो ये क्या हो जाएगा 112 प्लस 5। तो यहाँ पे प्रूफ ऑलरेडी हो गया कि ये हमारा एल्गोरिथम। तो ये जो सेटअप किया हम लोग, डिवाइड तो सिंपल ऐसे दिया, डिवाइड देना और इसी डिवाइड को इन अ फॉर्म ऑफ टेबल के फॉर्म में एक तरह से लिख देना, ये कहलाता है एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम किसे कहते हैं, ऐसा वर्क, ऐसा प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो हो उसे ही एल्गोरिथम कहा जाता है। तो यहां भी हम लोग ये क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये एल्गोरिथम हो गया। तो ये पता चला कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। तो सेम ये प्रोसेस, ये काम आपको नहीं करना है, ये काम करना भी है तो हम लोगों को करना रहता है, रफ में कर देते हैं, लेकिन सामने जो हमारे सॉल्यूशन होगा उसमें ये वर्क चलेगा, ठीक ना। हम लोग ये साइड में करते हैं रफ में एज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये तो एज ए एग्जांपल हम बता दिए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम लोग का एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, कि आप एल्गोरिथम को यूज कीजिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर। आप एचसीएफ इन दोनों नंबर का 867 और 225, इस 2 नंबर का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन क्या करना है हम लोग को इन द पैटर्न ऑफ ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लोग को निकालना है। लेकिन आप जब इसको फर्स्ट करो, फर्स्ट टाइम आप जब ये चैप्टर को सॉल्व कर रहे हो, तो आप कोशिश करना एचसीएफ ऑफ रफ वर्क में, ठीक ना। आप रफ वर्क में क्या करना कि इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप एचसीएफ इन दोनों का फाइंड करोगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड में बना लिए, लेकिन हमको बोला गया है कि यूज कीजिए आप किसका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। जब यूज करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग भी सेम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। आप यहां तक क्लोज करो, पहले फर्स्ट स्टेप लो रिमाइंडर तक, ये वाला पार्ट हम यहाँ रिमाइंडर मेरा आ रहा है फर्स्ट स्टेप का।
तो ये वाला लेंगे, तो इसे लेंगे तो देखो आप 867 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 255 इंटू 3 प्लस यहाँ रिमाइंडर क्या बचा है 102, ठीक ना, रिमाइंडर 102 बच गया। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप हम लोग यहाँ देख लिया, रिमाइंडर जब जीरो नहीं है तो फिर से इसे हम लोग रिपीट करेंगे। अब ये मेरा जो है, जो मेरा डिवाइजर है वो बनेगा डिविडेंड, क्योंकि ये डिविडेंड है, ठीक ना, डिविडेंड है, तो ये आ जाएगा यहां पर 255 इक्वल्स टू, और जो मेरा रिमाइंडर है वो बन जाएगा मेरा डिवाइजर, तो यहां पर 102 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 11 प्लस 11 हम लोग ले लिया। फिर रिमाइंडर मेरा जीरो नहीं आया तो थर्ड स्टेप हम लोग चलेंगे। थर्ड स्टेप में फिर से मेरा जो डिवाइजर था लास्ट स्टेप का ये डिवाइजर है, इसे एज ए डिविडेंड मानेंगे, तो इसे एज ए डिविडेंड मान लिया। डिविडेंड माने तो 11 इंटू क्या होगा 9 और प्लस क्या हो जाएगा 3, 99 प्लस 3 102, 3 हो गया। अब फिर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो ये आ जाएगा 11 एज ए मेरा डिविडेंड बन जाएगा, और 3 इंटू 3 प्लस 2, ठीक ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फिर स्टेप सेम होगा, 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया। फिर यहाँ रिमाइंडर जीरो नहीं है, ये 2 तो यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 1 इंटू 1 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा जीरो। जैसे ही रिमाइंडर जीरो हुआ, डिवाइजर जो बी होता है वही HCF होता है, तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं हैंस HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 1, दैट्स ऑल, ये 1 हो गया। तो इस तरह देखो, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 5 6, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा स्टेप सेम इसी तरह चलता जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है फर्स्ट स्टेप जो करो, अगर सेकंड में जाओगे तो फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर सेकंड में डिविडेंड बनेगा, फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर सेकंड में डिवाइजर बनेगा। ये चीज क्लियर होना चाहिए, बहुत ही डीपली हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। देखो तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग देख रहे हैं अब उसी यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करना है वेरियस टाइप के क्वेश्चन में और उसको सॉल्व करना है। तो एनसीईआरटी का जो तुम्हारा 1.1 है उसका यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके देखते हैं एज ए प्रैक्टिस। फिर आपको घर में भी आपको प्रैक्टिस खुद से करना है। आप यहाँ पर सिर्फ समझो, एक बार समझ लो बढ़िया से और घर में फिर प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि समझ लिए नोट डाउन कर लिए काम तमाम, समझ लो उसके बाद प्रैक्टिस घर में कर लो, ठीक ना, खुद से। तब जाकर अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो तो फिर से एक बार और अगेन आप समझ लो, ठीक ना। 2 बार कोई भी कंसेप्ट आप समझोगे वो कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग रूटेड हो जाएगा, मतलब वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 135 एंड 225। तो कह रहे हैं यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। हम लोग को HCF फाइंड करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड करना है। लेकिन हम बताएं अगर तुम अभी सर्टनली बना रहे हो फर्स्ट टाइम तो रफ वर्क में पहले क्या करना, तुम रफ वर्क में अपना इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेना। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वी हैव फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सॉल्यूशन अगर हम लोग डाल दें सॉल्यूशन, ठीक ना, हैबिट डाल लो, ये एग्जाम में इस तरह लिखना है। वी हैव 225 इज ग्रेटर देन 135। अब यहां पर 135 हम लोग लेते हैं और 225 इसे लेंगे, कितना टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में हो जाएगा 270, तो 1 टाइम्स में हम लोग लेंगे 135, 0 हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 9, ये कैंसिल हो गया।
12 में जाएगा। अब हम लोग इससे 135 को डिवाइड करेंगे तो ये फिर 1 टाइम्स में हो जाएगा 90। अब यहाँ पे बच रहा है 45। 45 से आप 90 को डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में 90। 90 कैंसिल हो गया, मतलब कि यहाँ जीरो रिमाइंडर एज ए आ गया। जैसे ही रिमाइंडर जीरो आया तो मेरा ये जो HCF होता है यही हो जाता है, डिवाइजर ही HCF होता है। तो इसे ही हम लोग अब एल्गोरिथम में डालेंगे। जैसे 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक ना। फिर ये आ जाएगा 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर रिमाइंडर नहीं आए तो फिर लेंगे 90 इक्वल्स टू 45 टू जा 90 90 आ गया, रिमाइंडर क्या कर देंगे 0। तो हैंस रिक्वायर्ड HCF इज 45 कि रिक्वायर्ड HCF क्या हो गया 45 और दैट सॉल्व। इतना आपको करना है बस यहां से यहां तक। ये कब हुआ अच्छा तरह से, जब हम लोग यहाँ रफ वर्क में लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट कर लिए तब ये हुआ। चलो तो फर्स्ट नंबर हो गया, देख लो क्या किए हम, समझ लो एक बार, ठीक ना। फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे देखो थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी 1867 एंड 255 वाला ऑलरेडी ये हम पहले ही करवा चुके हैं एज ए एग्जाम्पल, तो इसको डिलीट कर देते हैं। हालांकि एनसीईआरटी का 1.1 ही, इसे खत्म कर दिए। अब आ रहे हैं ये नंबर ले रहा है कि जैसे सेकेंड को अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले सॉल्यूशन डाले। वी हैव 38220 इज ग्रेटर देन 196। अब इसके लिए स्पेस भी ज्यादा चाहिए हम लोगों को सॉल्व करने के लिए। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले यहां ले लेते हैं, ठीक ना। ये क्या बन जाएगा, रफ में आप करके देख लेना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 38220 इक्वल्स टू 196 इंटू 195। और इस केस में रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारा, इस केस में रिमाइंडर बच जाएगा 0। मतलब कि फर्स्ट अगर आप इस तरह देते हो 196 से 3822 को, ठीक ना, 195 टाइम्स में ये आ जाता है 38220, ठीक है। सारा चीज कैंसिल हो जाता है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इस केस में रिमाइंडर 0 आएगा। सेम यहां पर अगर 0 आ गया रिमाइंडर, हैंस रिक्वायर्ड HCF इज 196। जो डिवाइजर होगा वही बन जाएगा, ना कि कोशिएंट। कभी भूल से भी ये मत समझ लेना कोशिएंट, जो डिवाइजर होगा वही HCF बनता है। क्लियर है। चलो यहाँ तक तो आज एक्सरसाइज 1.1 का ये हम लोग क्लियर कर लिए, उसके पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। कल हम लोग चलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक ना, उस पर डिपेंडेबल या इस पर भी कुछ क्वेश्चन होगा, ढूंढ कर लाते हैं तो इस पर भी हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। ओके चलो नोट डाउन कर